हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू PYQs की जो यूट्यूब पर फ्री सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग आज डे 19 में पहुंच चुके हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं या जिस टॉपिक का डिस्कशन आज से स्टार्ट होगा दैट विल बी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा पूछे गए हैं ओवर द ईयर्स, तो हम इसको मल्टीपल सेशंस में लेंगे और 3 सेशन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज इसका पहला सेशन है, तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए हुए हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट टॉपिक, ठीक है, जो बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। हालांकि इसमें है तो ये क्वांट का पोर्शन, बट कैलकुलेशंस तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशंस होती हैं। बट फिर भी क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका एप्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा अप्लाई होता है ना। एप्टीट्यूड मतलब आपका जो एक थिंकिंग प्रोसेस है या जो थिंकिंग स्किल है वो ज़्यादा अप्लाई होती है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा इससे डर लगता है ना। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछता यूपीएससी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टॉपिक्स हम इसको कह सकते हैं। 2011 से लेकर अभी तक लगातार क्वेश्चंस आए हैं। 2012 में नहीं आया है क्वेश्चन, और लास्ट ईयर यानी कि 2024 में भी नहीं आया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस आएंगे बोल रहा हूँ मैं, यानी कि हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ईजी तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप अपना एप्टीट्यूड सही से अप्लाई कर पाते हैं तो टॉपिक ठीक ठाक है, कर सकते हैं, डूएबल है। ठीक अच्छा, दूसरी बात एक ये कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है कभी ये फील आया हो कि यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, जो प्रीलिम्स का ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन के साथ इशू करता है, उसमें लिखा हुआ है सी सेट को लेकर कि स्पेसिफिकली जो भी चीज़ें हैं वो 10th लेवल, क्लास 10th लेवल तक की आएंगी। लेकिन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज सच क्लास 10th में तो आई थिंक किसी भी बोर्ड में नहीं होता। ठीक है, जहाँ तक मेरे को पता है ICSE, CBSE या कुछ स्टेट बोर्ड्स में तो नहीं होता है। ठीक है, बाकी हो सकता है कुछ जगह होता हो, बट मेजरली ये जो टॉपिक है इट इज़ डेल्ट इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो यूपीएससी इसको क्यों पूछ रहा है भाई? यूपीएससी इसको इसलिए पूछ रहा है क्योंकि यूपीएससी इसका जो मतलब डीप आप कहिए एप्लीकेशन वाला पार्ट है परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का, वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इट कैन गो अ वेरी हाई लेवल, जो बेसिकली कैट वगैरह के एग्जाम में पूछते हैं वैसा इसमें नहीं पूछ रहा है बिल्कुल भी। इसमें बड़ा बेसिक बेसिक पूछ रहा है। ठीक है, और इसको आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इसको हमने नाम दिया है, बट इसको आप फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, ठीक है, कि कुछ चीज़ों को आप काउंट कर रहे हैं, गिन रहे हैं, उस तरीके का चीज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी जो आपने इसमें फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, 2 फॉर्मूले आप लोगों ने सबने इसमें पढ़े होंगे या सुने होंगे, ठीक है ना, NCR एंड NPR, तो उसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे जैसे जैसे जब ज़रूरत पड़ेगी तब, क्योंकि वो जो 2 टॉपिक्स हैं, मतलब जो 2 वो फॉर्मूलेज हैं NCR और NPR, वो क्या है, वो बेसिकली आपको उसकी समझ होनी चाहिए, है ना। उसको अप्लाई करना वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन, है ना, R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, वो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए कि वेयर यू हैव टू अप्लाई विच फार्मूला। ठीक है, या क्यों अप्लाई करना है, बिना उसके भी हो जाता है काम। बट अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस में ज़रूरत होगी मैं आपको एज एंड व्हेन वहीं पर बताऊंगा। ठीक है, एज सच शुरुआत में मैं आपको वो फार्मूले से और उन एक्सप्रेशन से लोडेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ तक बिना उन फार्मूलेस के काम चलेगा तब तक हम बिना फार्मूलेस के ही चलेंगे आराम से अपने कंसेप्ट्स के साथ, जैसा डेली करते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट होगा, मैंडेटरी होगा कि फार्मूले के बिना काम ही नहीं हो रहा, तब उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और टोटल यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस हैं दे आर 50+ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अराउंड 18 क्वेश्चंस के आसपास मैं आज लेके आया हूँ, और इतने ही क्वेश्चंस हमारे डेली सेशंस में अगले 2 दिन भी रहेंगे। ठीक है, चलें, तो दिस इज़ द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 2011। करना वही है, क्वेश्चन देखें, वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन कम बैक एंड चेक योर आंसर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग फिगर। एक यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा
क्लियर नहीं बना हुआ है, तो लेट मी मेक इट अ बिट क्लियर। ठीक है, ये इस तरीके का एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरीके से स्क्वायर से और डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब क्लियर है। इसमें लिखा है अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो ए से बी जाता है ना, ए से बी मतलब उसको जाना है या जाता है। ऑलवेज मूविंग टू द राइट और डाउनवर्ड्स अलोंग द लाइन्स, या तो वो ऐसे राइट की तरफ जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, टूवर्ड्स द लेफ्ट और अपवर्ड नहीं जा सकता है। ठीक, हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स कैन ही अडॉप्ट, कितने रास्तों से या कितने तरीकों से वो जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, दिस इज जस्ट अ बेसिक काउंटिंग। अब इसको काउंट आप कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम ये करो कि जो जितने भी ये नोड्स हैं, नोड्स मतलब जहाँ पर भी ये दो लाइंस या दो से ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, जस्ट इनको आप कुछ नेम दे दो। लेट से स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक हो गया, क्लियर है। अब देखो, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, थोड़ा सा आराम से चलेंगे, हो सकता है सेशन आज थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आराम से चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ए से अगर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, उसको या तो राइट साइड जाना है या डाउनवर्ड जाना है। तो या तो वो ऐसे जाएगा टूवर्ड्स सी या फिर टूवर्ड्स ए। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं ए से ए जा सकता है, यानी कि ए से डाउनवर्ड जा सकता है और ए से सी जा सकता है, ये दो रास्ते हैं उसके पास, यस और नो। ठीक है, अब अगर वो ए पर है, वो यहां आया, अब उसके बाद फिर से दो रास्ते हैं, आइदर दिस और दिस, यानी कि ए से या तो वो बी पर आएगा या फिर ए से डी पर आएगा। ठीक है, ए से या तो वो बी पर आएगा या डी पर आएगा, ये दो रास्ते हो गए। ठीक है, अब अगर वो डी पर आया है, ठीक है, अगर वो डी पर आया है, देन अगेन ही हैज टू वेज। ठीक है, अगर वो डी पर है तो उसके पास फिर से दो रास्ते हैं, या तो वो जी पर जाएगा या ई पर जाएगा। डी से उसके पास फिर दो रास्ते हैं, या तो ई पर जाएगा या जी पर जाएगा। ठीक, अब चाहे वो ई पर आया हो या जी पर आया हो, उसके बाद उसके पास सीधा सीधा एक ही रास्ता है, डायरेक्टली गो टू बी। ठीक है, तो यहां से हमें दो रास्ते तो क्लियरली मिल गए, ए डी ई बी, ए डी जी बी। ठीक हो गया। अभी ऊपर वाला रास्ता बचा है, हम उसको यहां पर छोड़ के आए थे, उसके पास यहां पर आने के बाद सीधा रास्ता है कि वो ऐसे चले जाए। ठीक है, क्योंकि यहां से वो ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता ना, तो ऐसे ही जाएगा। तो बी से वो सीधे बी पे चले जाए, ये तीसरा रास्ता हो गया, ए बी बी। ठीक, अभी ये तो अगर हो गया कि वो पहला जो स्टेप है या पहला जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड लेता है। अगर वो पहला राइट साइड में पहुंच के सी पर पहुंचता है, उसके बाद क्या होगा, अब सी पर पहुंचने के बाद फिर उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो एफ पर जाए या डी पर जाए। ठीक है, या तो वो एफ पर जाए या डी पर जाए। अब एफ पर अगर वो आ गया तो सीधा रास्ता है नीचे जाने का, क्योंकि यहां से इधर को तो जाना नहीं है टूवर्ड्स लेफ्ट, तो सीधे नीचे जा सकता है, यानी कि एफ से वो सीधे नीचे जा सकता है बी पर। तो रास्ता क्या बना, ए सी एफ बी, एक रास्ता ये हो गया। और अगर वो डी पर आया है तो डी पर आने के बाद फिर उसके बाद वही दो रास्ते, या तो वो डी से जी बी, है ना, जी बी, और या फिर डी से ई और बी, ई और बी। तो कितने रास्ते हो गए, ऊपर कितने बताए थे मैंने आपको, तीन। ठीक है, एक रास्ता ये है, वन वे इज दिस, ठीक है, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ये तीन रास्ते थे ऊपर। ठीक है, और नीचे भी तीन रास्ते हो गए, ए सी एफ बी, ए सी डी ई बी और ए सी डी जी बी। तो टोटल कितने हो गए, तीन और तीन, दैट इज 6। सो हाउ मेनी टोटल वेज और रूट्स ही कैन अडॉप्ट, 6 वेज। अब इसमें क्या था बताओ, सिर्फ काउंटिंग। अब जितनी जल्दी आप ये काउंटिंग कर लें और जितना रिलैक्स और जितना काम होके ये काउंटिंग कर लें, योर क्वेश्चन इज डन। लेकिन हाँ, अब आप जल्दबाजी में हड़बड़ी करते हैं, गलत कर देते हैं, है ना, या कोई छोड़ देते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम है। बट एग्ज़ाम में वो चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा पहले से ट्रेंड होंगे, ट्रेंड मतलब जितना आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, आपने एक चीज़ ये सुनी होगी, खासकर क्रिकेट में क्रिकेट को लेकर कहा जाता है कि प्लेयर ने, खासकर बैट्समैन ने, जितनी बढ़िया नेट प्रैक्टिस की होगी, है ना, मैच खेलते समय बॉल बल्ले पे उतना बढ़िया आती है, उसके स्ट्रोक्स उतने बढ़िया लगते हैं। सेम गोज फॉर दी बॉलर एज वेल, कि बॉलर ने अगर जितनी बढ़िया प्रैक्टिस की होगी तो उसकी बॉल उतनी ही बढ़िया लाइन और लेंथ पर पड़ती है ड्यूरिंग द मैच। तो वो आपके लिए भी वैलिड है, इट्स वैलिड फॉर एवरीवन,
कि आपने जितनी बढ़िया प्रैक्टिस की होगी उतना बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये फिर से रूट्स को ही लेकर क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। अगेन यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 4 रूट्स टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू बी, यानी कि ए से बी जाने के, ए से बी जाने के देयर आर 4 रूट्स। ठीक है, 1 2 ए टू बी, ठीक है, 3 एंड 4, 1 2 3 4, 4 है, 3 है, 4 है ना। एंड 6 रूट्स फ्रॉम बी टू सी, और अगर बी से सी जाना है तो देर आर 6 रूट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट्स नेम देम ए बी सी डी ई और एफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी, यानी कि अगर किसी पर्सन को ए से सी जाना है तो कितने रास्ते उसके लिए पॉसिबल हैं, या कितने रूट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। देखो, ये तो बहुत ही आसान है। आप ए से बी 4 तरीकों से जा सकते हो। आइदर यू गो फ्रॉम 1, मतलब रूट 1, रूट 2, रूट 3 या रूट 4, कैसे भी जा सकते हो। अब आप ए से बी किसी भी रूट से जा रहे हो, उसके बाद बी में पहुंचने के बाद बी से सी जाने के लिए आपके पास फिर से 6 रूट्स अवेलेबल हैं, 6 रास्ते अवेलेबल है ना। तो यानी कि आप अगर ए से बी 1 से गए तो 1 के बाद फिर 1 और ए का यूज़ कर सकते हो, 1 और बी का यूज़ कर सकते हो, 1 और सी का यूज़ कर सकते हो, 1 और डी का, 1 और ई का, 1 और एफ का। तो यानी कि ए से बी आप जिस रास्ते से गए उसके बाद आगे आप जाने के लिए अगेन जितने भी पॉसिबल वेज हैं उनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ए से बी आप किस रास्ते से आए हो दैट वोंट इफेक्ट कि बी से सी आप किस रास्ते से जाओगे। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, है ना। तो 4 रास्ते ये हैं ए से बी जाने के, बी से सी जाने के 6 रास्ते हैं, तो आपके पास टोटल कितने रास्ते हो गए, 24 डिफरेंट रूट्स। क्लियर? क्लियर है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, इसी में अगर मैं एक वेरिएशन करूं, क्वेश्चन में हालांकि नहीं है, क्वेश्चन का तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, दैट इज 24, बट इसमें मैं अगर एक वेरिएशन करूं, और वेरिएशन ये है कि मैं ये कहूं कि ए से डायरेक्टली सी जाने के भी लेट से 2 रास्ते हैं। ठीक है, लेट से इसको मैं कह देता हूं लेट से एक्स एंड वाई। ठीक है, जो ऊपर वाली कंडीशंस है वो तो सब है कि ए से बी जाने के 4 रास्ते, बी से सी जाने के 6 रास्ते, और डायरेक्ट ए से सी जाने के 2 रास्ते। अब आपको बताना है कि ए से सी अगर किसी पर्सन को जाना है तो उसके पास अब कितने डिफरेंट रूट्स अवेलेबल हैं। तो ऊपर वाले रास्ते से अगर वो जाता है तो वही 24 रूट्स अवेलेबल हैं, यानी कि ए से बी और बी से सी अगर वो जाता है, और अगर वो डायरेक्ट ए से सी जाता है तो उसके पास 2 रूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, लेकिन अब वो 24 को इंटू नहीं करना है 2 के साथ। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर ए से सी बी के थ्रू जा रहा है तो या तो इस रूट से जाएगा या इस रूट से जाएगा। अब ये जो इवेंट्स हैं ये कैसे हो गए, ये कैसे इवेंट्स हो गए, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ना एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ये या तो ए से सी अगर किसी को जाना है या तो ऐसे जाएगा बी के थ्रू होते हुए, या फिर डायरेक्ट जाएगा। दोनों से तो नहीं जा सकता ना भाई, कि यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा, कोई उसका भूत थोड़ी है ना, कोई क्लोन थोड़ी है कि यहाँ से भी जाए यहाँ से भी जाए, एक ही जगह से जा सकता है। तो एक ही जगह से जा सकता है तो मतलब आइदर और वाला केस हो गया ये, आइदर और मतलब या तो ये या फिर ये। तो टोटल केसेस 24 तो यहाँ से बन रहे हैं और यहाँ से 2 और बन रहे हैं। सो इस सिचुएशन में 24 + 2 हो जाएगा 26। ठीक है, वो जो मैंने वेरिएशन ऐड किया है उसके लिए आंसर बता रहा हूँ मैं, कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि डायरेक्टली अगर ए से सी के भी रास्ते दिए हों तो उनको ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से भी, क्योंकि ऑप्शन में 24 × 2 48 भी एक आंसर होगा, बट दैट इज नॉट योर आंसर। ठीक है, योर आंसर इज 26। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन, जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द आइटम दैट फॉलोज। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट द फिगर गिवन अबव सच दैट नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। यानी कि आपको एक ये बड़ी टिपिकल
तरीके की एक इमेज दी गई है, एक फिगर दिया गया है, और आपको ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया जाए सो दैट कि कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज जो हैं उनमें सेम कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कलर्स को मैं नंबरिंग के थ्रू बताता हूँ 1 2 3 4 करके। तो लेट से आपने ये जो बीच के सर्कल है यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर आपने एक कलर कर दिया, दैट इज 1। ठीक है, अब इसका बाहर वाला जो सर्कल है इस पर आप कलर कर सकते हैं क्या, यू कैन डू कलर नंबर 2 हेयर, इस पूरे सर्कल में। ठीक, अब आप इसके बाहर वाले रीजन में आए जिसमें इस तरीके से लाइंस भी बनी हुई हैं, उसमें आप 2 कलर का इस्तेमाल तो कहीं पे नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन 1 का कर सकते हैं, 1 का तो कर सकते हैं ना यहाँ पर, लेकिन 1 का यहाँ कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 का नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये दोनों एडजेसेंट एक हो जाएंगे। यहाँ पर 2 का भी नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक और कलर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज 3। अब इस पूरे सर्कल को आप ऐसे ही ऑल्टरनेट 1 3 1 3 1 3 से फिल कर दीजिए। आपकी ये कंडीशन हो गई ठीक अभी तक कि कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज जो हैं वो सेम कलर के नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से एक पूरा का पूरा ये सॉलिड बैंड है, इसमें आप फिर से पूरा 2 कलर कर दीजिए क्योंकि इससे जो अंदर वाली लाइन है उसमें तो 1 और 3 है ना, तो 2 कर दीजिए पूरे में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाहर फिर से आप उसी तरीके से 1 3 1 3 कलर 1 कलर 3 कलर 1 कलर 3 ऐसे रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर इसको कलर करते हैं तो यू विल रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स दैट इज ओनली 3। और ये भी आप इंश्योर कर पाएंगे कि क्या, कि कोई भी दो एडजेसेंट एरियाज जो हैं, जो एडजेसेंट रीजन्स हैं वो सेम कलर के नहीं हैं। और इस तरीके से ये फिगर चाहे कितना ही बड़ा हो, यू विल रिक्वायर ओनली 3 कलर्स ओनली, क्योंकि इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट बैंड पर, ठीक है, अगर उसका पैटर्न चेंज नहीं होता है तो, अगर पैटर्न चेंज होता है तो इट्स डिफरेंट थिंग, बट अगर फिगर ऐसा ही है कि पहले एक सॉलिड, फिर इस तरीके से ये लाइंस वाला ब्लॉक है, फिर एक सॉलिड लाइन ब्लॉक है, फिर एक लाइंस वाला ब्लॉक है, तो उसमें आप इस तरीके से ही 3 कलर से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और किसी भी तरीके की मदद या हेल्प अगर आपको मिल रही है या कुछ भी आप लोग सीख रहे हैं या जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिस करने में अगर हमारे सेशंस आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत, जितना भी आपसे हो सकता है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें होगी, एंड वी रियली नीड दैट। हमें आपकी हेल्प की, आपके कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कोशिश करें। अमाउंट की मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है, आपको जितना कंफर्टेबल हो आप उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, वर्दी लग रही हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4 to 7, अगले 4 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर डेटा दिया गया है ना। 2011 के क्वेश्चंस हो गए, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 2013, 2013 के क्वेश्चंस में आए हैं, और यहाँ पर 4 क्वेश्चन के लिए डेटा दिया हुआ है। ठीक है, पहले ये डेटा से ही हम कुछ बनाएंगे, देन वी विल सी। तो ये आपका डेटा है कि 5 cities, there are 5 cities P, Q, R, S and T are connected by different modes of transport as follows। ठीक है, एक तरीके से वही रूट्स वाला टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें यह है कि आपको मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे दिए गए हैं। ठीक, कि P और Q जो है दे आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। एक शहर है P, एक शहर है Q, ये 2 मोड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एरो वाला कोई सिस्टम नहीं है, इधर से इधर, इधर से इधर कहीं भी जा सकते हैं। कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। ठीक है, कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। ठीक, नेक्स्ट, S and R are connected by बस एंड बोट। ठीक है, या पहले Q और T दिया हुआ तो उसको बना लेते हैं। Q और T आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली। ठीक है, T जो है वो एयर ओनली। देन T एंड R कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। T एंड R कनेक्टेड बाय रेल एंड बस। एंड S and R connected by bus and boat। S and R connected by bus and boat। ठीक है,
यही दिया हुआ है ना, 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही बने हमारे तो, कोई रह गया क्या? पी एंड आर, अच्छा पी एंड आर इज कनेक्टेड बाय बोट ओनली, ओके, तो पी को आर से भी जोड़ना पड़ेगा, पी एंड आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली, ओके बोट, ठीक है। नाउ वी आर डन विद ऑल 5 जो दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा अरेंजमेंट बन गया। अरेंजमेंट को आप किसी भी तरीके से इधर उधर करके बना सकते हैं, इट इज़ नथिंग हार्ड एंड फास्ट इन दैट। अब हम क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन कह रहा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको आर जाना है फ्रॉम क्यू, क्यू से आर जाना है, लेकिन आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है। तो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप जाएंगे? क्यू से आर जाना है, ध्यान रखें क्यू से आर जाना है। अब देखो क्यू से आर जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्यू से टी होते हुए आर चले जाएं, ठीक, या आप क्यू से पी और पी से होते हुए आर चले जाएं, लेकिन वहां पर कंडीशन दी है कि आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है। अब आपके पास क्यू से टी जाने का तो सिर्फ एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज एयर। तो यहाँ पर अगर आप क्यू से टी जाएंगे तो फिर आपको या तो बस लेनी पड़ेगी या रेल लेनी पड़ेगी, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हो जाएगा। अब क्यू से पी जाने के लिए आपके पास दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज बोट एंड रेल, और पी से आर जाने के लिए सिर्फ एक ही है, दैट इज बोट। तो बेटर है कि आप क्यू से पी बोट में जाएं, फिर पी से आर भी बोट में जाएं, तो आप क्यू से आर पहुंच जाएंगे विदाउट चेंज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज बोट, ठीक। यहां तक समझ में आई बात? नेक्स्ट, इफ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट बैक्स टू पी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। यानी कि अगर कोई पर्सन पी से शुरू करता है, हर अलग अलग जगह जाता है, दैट इज क्यू, पी से क्यू जाता है, पी से आर जाता है, पी से एस, पी से टी जाता है, और फिर वापस आ जाता है पी में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। तो कौन सी ऐसी जगह है विच ही मस्ट विजिट ट्वाइस, ठीक है, यहां पर वर्ड पर ध्यान देना, मस्ट ऑप्शनल नहीं है, ही मस्ट विजिट इट ट्वाइस। तो देखो कौन सा है। अब कैसे जाएगा वो? अगर वो पी से क्यू जा रहा है और वापस आ गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है, पी से क्यू गया वापस आ गया, ठीक है। पी से अगर उसको टी जाना है तो कैसे जाएगा? एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता है ये, ठीक है, यानी कि पी से क्यू, क्यू से टी, फिर वापस आ गया, ठीक है। फिर दूसरा रास्ता पी से आर, आर से टी, फिर इसी रास्ते वापस आ गया, ठीक है। तो इस रास्ते जाने में और आने में क्यू 2 बार आया, इस रास्ते जाने में, इस रास्ते आने में आर 2 बार आया, ठीक हो गया। अभी देखो क्यू और टी का हो गया काम। अब अगर उसको पी से आर जाना है तो पी से आर गया वापस आ गया, ठीक है, पी से आर गया वापस आ गया, या फिर इस रास्ते गया पी से क्यू, क्यू से टी, टी से आर, और फिर इस रास्ते वापस आ गया। तो यहाँ पर टी और क्यू जो है वो रिपीट हो रहा है 2-2 बार, ठीक है। अब अगर उसको एस से जाना है, एस जाना है मतलब पी से एस, तो या तो इस रास्ते जाए पी से क्यू, क्यू से टी, टी से आर, आर से एस, फिर वापस इसी रास्ते, है ना, या फिर पी से आर, आर से एस, ठीक है। लेकिन वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ही मस्ट विजिट ट्वाइस, कि कौन सा ऐसा शहर है जब उसको, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जिसको उसको कम से कम 2 बार विजिट करना ही पड़ रहा है हर शहर के लिए। तो वो शहर कौन सा है? दैट प्लेस इज क्यू, क्योंकि किसी भी अगर वो शहर में जा रहा है तो आप ये देखो कि पी से वो क्यू गया फिर वापस आ गया, तो क्यू आया, टी गया फिर वापस आ गया, ठीक है। इधर के रास्ते से आर गया फिर वापस आ गया, तो टी तो लग ही रहा है, मतलब क्यू तो लग ही रहा है ना, मस्ट है। फिर इधर के रास्ते से एस गया फिर वापस आ गया, तो फिर लग रहा है, तो इसलिए क्यू इज ऑलवेज देयर। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्यू, ठीक है। क्लियर? एक मिनट, देयर इज अ बिट ऑफ मिस्टेक आई थिंक इन दिस। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, क्यू आंसर नहीं है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उसको पी से हर अलग अलग शहर में जाना है, ठीक है, ध्यान दो, पी से उसको हर अलग अलग शहर में जाना है और वापस आना है, ठीक है, हर शहर में जाना है वापस आना है। तो कौन सा शहर ही मस्ट विजिट,
ट्वाइस। पी से अगर वो क्यू जा रहा है तो एक तो ये रास्ता हो गया, ठीक है। मस्ट का मतलब है कि इट शुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन पी से क्यू जाने का एक रास्ता ये भी तो हो सकता है कि पी से वो आर जाए, आर से टी जाए, टी से क्यू जाए, है ना। तो उस केस में भी आपका आर आएगा, टी भी आएगा। अगर पी से वो इधर रास्ते जाता है, टी मतलब पी से टी जाता है तो क्यू आ रहा है। बट अगर पी से टी वो इस रास्ते भी जा सकता है तो आर भी आ रहा है, ठीक है। आर अभी तक दोनों में आ चुका है, ठीक है। अगर उसको पी से आर जाना है तो वो डायरेक्टली ऐसे जा सकता है, ठीक है। और ऐसे भी जा सकता है, मतलब यहाँ से। तो इस रास्ते से तो क्यू आएगा, लेकिन इस रास्ते से जब वो जाएगा तो क्यू नहीं आएगा। तो मस्ट विजिट में क्यू हट गया। और एस अगर जाना है तो एस के लिए एक रास्ता तो ये है, दैट इज पी क्यू टी आर एस, और या फिर पी आर और एस। तो दोनों ही केसेस में आर आ रहा है। सो मस्ट विजिट इज आर नॉट क्यू, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, इट इज क्यू नॉट, सॉरी इट इज आर नॉट क्यू, क्योंकि क्यू इज मस्ट है, मस्ट लिखा है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर वो पी से आर जा रहा है तो उसको क्यू विजिट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्टली ऐसे भी जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। अब इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कि बिना किसी और शहर के थ्रू? दैट इज पी एंड टी। चेक कर लें। पी एंड टी नहीं, पी एंड टी के थ्रू अगर आपको मतलब पी से टी जाना है तो आइधर क्यू के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा या फिर इधर आर के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज टी एंड एस एंड क्यू एंड आर। टी एंड एस, देखो टी और एस फिर वही है। टी से अगर आपको एस जाना है तो आइधर आर के थ्रू जाओगे या फिर ऐसे घूम के जाओगे, तो भी डायरेक्ट नहीं है। क्यू और आर में भी नहीं है। देखो क्यू अगर आप जाओगे तो यहाँ से टी पड़ेगा बीच में, इधर से जाओगे तो फिर तो ये बहुत सारे पड़ जाएंगे, मतलब पी पड़ जाएगा बीच में, है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऐसा शहर नहीं है, मतलब ऑप्शंस नहीं है जो बिना किसी थर्ड सिटी के थ्रू जाए बिना बन जाए। इसके बाद लिखा है बिटवीन विच टू सिटीज अमंग द पेयर्स ऑफ सिटीज गिवन बिलो आर देयर मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल। अब ये उसी तरीके का है जैसे मैंने आपको पीछे भी करवाया ना, वो ए से बी जा रहा है 4 रास्तों से, बी से सी जा रहा है 6 रास्तों से, ये वैसे ही है। आपको टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, किस में कितने। जैसे क्यू और एस की अगर मैं बात करूं तो क्यू और एस, देखो क्यू से अगर आपको एस जाना है तो आपके पास एक रास्ता तो ये है क्यू टी एस, ठीक है। क्यू से टी जाने का एक रास्ता, फिर यहाँ 2 रास्ते, फिर यहाँ 2 रास्ते, तो कितने हो गए 1 × 2 × 2 दैट इज 4। क्यू से एस जाने का एक रास्ता ये भी तो है, ये और ये, तो यहाँ 2 1 2 फिर वही 2 × 1 × 2 4। तो टोटल क्यू से एस जाने के कितने रास्ते हो गए? या तो इधर से जाओ या इधर से जाओ, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 4 इधर से 4 इधर से, टोटल 8 हो गए, है ना। क्यू और एस, क्यू टू एस की अगर हम बात करें तो देर आर टोटल 8 ऑप्शंस, 8 ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल। समझ गए? सिमिलरली अगला क्या दिया हुआ है? पी एंड आर एंड पी एंड टी। पी एंड आर, देखो पी से अगर आपको आर जाना है, पी से आपको आर जाना है तो 2 1 2 4 हो गए, 2 × 1 × 2 4। पी से आपको आर जाना है तो 1 हो गया, ठीक है। या तो ये 4 या ये 1, 4 + 1 5, यानी कि पी से आर इज 5। पी से टी की अगर मैं बात करूं, पी से टी की, तो 2 और 1 यानी कि 2 × 1 2, और पी से टी की इस रास्ते से अगर बात करूं तो 1 और 2 कितने हो गए 1 × 2 1 × 2 यानी कि 2 + 2 4। सिमिलरली लास्ट वाला क्या दिया हुआ है? क्यू एंड आर। क्यू से आर जाने का एक रास्ता तो ये है, तो ये 1 और ये 2, तो कितने हो गए 2, और एक रास्ता ये है 2 और 1 फिर वही 2, तो 2 + 2 4, यानी कि क्यू से आर इज अगेन 4। तो मैक्सिमम ट्रैवल ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल है? यहाँ क्यू से एस में देयर आर 8 ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल। क्लियर है? ये वही चीज़ है जो अभी हम पीछे वो ABC वाले में कर रहे थे ना, कि ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, बी से सी जाने के एक रास्ता है,
तो यहाँ से यहाँ जाने के कितने रास्ते होंगे, वही 2 और 1, 2 इंटू 1। और फिर एक दूसरा रास्ता भी है, तो उसमें जितने रास्ते होंगे वो भी ऐसे ही निकालें। और क्योंकि या तो वो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, तो उन दोनों को आप ऐड कर लें, मल्टीप्लाई नहीं करना है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो आइदर और क्या केस है, या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, दोनों से नहीं जा सकता, है ना। क्लियर है बात। सो द आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन ए, दैट इज क्यू एंड एस। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 to 10, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। 3 आइटम्स के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 8, 9, 10 क्वेश्चन इज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है। अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 players फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। ठीक है, एक टेनिस का कोच है, वो चाहते हैं कि 4 लोगों की एक टीम बनाई जाए, 4 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाए आने वाले टूर्नामेंट के लिए। उसके लिए उनके पास 7 प्लेयर अवेलेबल्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो मेल्स हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं देयर आर 3 मेल्स स्पेसिफिकली गिवन है, ए, बी और सी। और 7 में से 3 मेल हैं और 4 फीमेल्स हैं। फीमेल्स हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक, बात क्लियर यहाँ तक। इसके बाद लिखा है कि ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट 2 मेल्स विल बी देयर इन द टीम। ठीक है, कि सभी प्लेयर्स की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सबकी कैपेबिलिटी बराबर है, क्षमताएं सबकी बराबर हैं, और टीम में कम से कम 2 पुरुष खिलाड़ी, 2 मेल प्लेयर जो हैं वो होने चाहिए। ठीक, फॉर अ टीम ऑफ 4 ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विद ईच अदर। अब ये भी कंडीशन है कि 4 लोगों की वो टीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर प्लेयर एक दूसरे प्लेयर से, मतलब एक प्लेयर बाकी 3 से खेल सके। लेकिन नीचे ये दिया हुआ है कि बी कैन नॉट प्ले विद डब्ल्यू, बी जो है वो डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, सी जो है वो जेड के साथ नहीं खेल सकता, और डब्ल्यू जो है वो वाई के साथ नहीं खेल सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर आपको पहले ये बनानी है कि कितनी टीम्स ऐसे बनेंगी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देयर आर एटलीस्ट 2 मेल्स विच हैव टू बी इंक्लूडेड। तो देखो देयर आर 3 मेल्स, उनमें से अगर हम एटलीस्ट 2 मेल्स या तो देखो, या तो एटलीस्ट 2 मेल्स मतलब या तो 2 मेल्स की टीम होगी या 3 के 3 मेल्स होंगे। ठीक है, यही होगा। एटलीस्ट 2 मेल का मतलब यही तो हुआ ना, कम से कम 2 मेल या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले 2 मेल्स को लेकर, इफ आई मेक टीम विद 2 मेल्स, अब ये 3 मेल हैं, इनमें से 2 मुझे छांटने हैं। अब यहां पर मेरा रोल आता है एनसीआर का। एनसीआर का मतलब होता है बेसिकली कि आउट ऑफ एन थिंग्स, आउट ऑफ एन गिवन थिंग्स, आप आर चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट सेलेक्टिंग। ठीक है, लेट से आपके सामने 5 पेन रखी हुई हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 ऑफ देम। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन डू इट। एक तो मैनुअल तरीका है, अगर वैल्यू छोटी है तो यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल। ठीक है, कि आपने 1 और 2 सेलेक्ट कर ली, 1 के साथ 3 सेलेक्ट कर ली, 1 के साथ 4 सेलेक्ट कर ली, ऐसे करके आप काउंट करते जाओ, दैट कैन ऑल्सो यू कैन डू। बट अगर 5 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, सिर्फ सिलेक्शन, वर्ड पे ध्यान देना, ओनली सिलेक्शन, सो दैट कैन बी डन इन 5C2 वेज, NCR वेज। सिमिलरली यहां पर 3 मेल में से मुझे 2 मेल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आई कैन डू इट इन 3C2 वेज। 3C2 का मतलब कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, बिकॉज NCR का मतलब क्या होता है, ये सब बताने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, लेट से 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई भी नंबर, उसका आप पीछे को मतलब रिवर्स साइड में मल्टीप्लाई करते चलें 1 तक। तो अगर n फैक्टोरियल होगा तो इसका मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक है, तो अगर मैं 3 में से 2 मेल छांट रहा हूं तो 3C2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, है ना, 3C2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही हो गया, और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 3 फैक्टोरियल को यू कैन राइट एज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, सो यू गेट 3। तो यानी कि आप 3 तरीके से 3 लोगों में से या 3 मेल में से 2 मेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो 3 तरीके क्या है, क्योंकि नंबर छोटा है आप मैनुअली भी देख सकते हैं। आइदर इट कैन बी ए और बी, ठीक है, और इट कैन बी ए और
सी और इट कैन बी बी और सी। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप ये गिवन 3 मेल्स में से 2 मेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे कंडीशन देखिए कि आपने टीम में अगर बी को ले लिया है, ठीक है, अब आपके पास 2 मेल आ गए तो बाकी 2 फीमेल आएंगी, है ना, क्योंकि मैंने बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एटलीस्ट 2 मेल्स होने चाहिए, तो मैंने बात कर ली पहले 2 मेल्स की, मैं फिर 3 मेल्स की बात भी कर लूंगा। 2 मेल्स के लिए जो मेरी टीम बन रही है उसमें 2 मेल 2 मेल 2 मेल, अब बाकी 2 फीमेल आएंगी। तो देखो बी जो है वो डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता, यानी कि टीम में डब्ल्यू नहीं आएगा। आपके पास एक्स वाई जेड में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उनके लिए और कोई कंडीशन मतलब वो नहीं है, एडवर्स कंडीशन नहीं है। तो ए बी के साथ यू कैन हैव एक्स वाई, ए बी के साथ यू कैन हैव, फिर से वही, अब इन 3 में से आपको 2 छांटने हैं तो फिर वही 3 तरीके हो गए, एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड। ठीक है, ये सब ए बी के साथ हो गए, ए बी, समझ रहे हैं, ये 3 टीम बन गई, ए बी एक्स वाई, ए बी वाई जेड, ए बी एक्स जेड। ठीक है, अब ए के साथ अगर आप सी की टीम बना रहे हैं तो उसमें लिखा है सी कैन नॉट प्ले विद जेड, सी के साथ जेड नहीं आ सकता, तो यू कैन हैव अगेन दीज 3 डब्ल्यू एक्स वाई, तो फिर वही 3 में से 2 डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और एक्स वाई। लेकिन यहां पर ध्यान दो, डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विद वाई ये भी लिखा हुआ है, तो ये वाला केस हट गया, डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विद वाई, तो ए सी डब्ल्यू एक्स एक टीम, ए सी एक्स वाई दूसरी टीम। ठीक है, और बी और सी के साथ अगर आप बात करते हो तो बी के साथ डब्ल्यू नहीं खेल सकता, सी के साथ जेड नहीं खेल सकता, बचे एक्स वाई, तो यहां पर एक ही ऑप्शन बनेगा, दैट इज बी सी एक्स वाई। ठीक है, तो दीज आर योर 1 2 3 4 5 6 6 टीम्स पॉसिबल व्हेन ओनली 2 मेल्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं यहीं पर 3 मेल्स की बात भी कर लूं कि जब मैं 3 मेल्स ले रहा हूं, 3 मेल्स मतलब तीनों ले लिए मैंने, ए बी सी, अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है, मतलब एक स्लॉट बचा हुआ है। अब देखो बी है तो डब्ल्यू नहीं आ सकता, सी है तो जेड नहीं आ सकता। ठीक है, डब्ल्यू नहीं जेड नहीं, तो बचा हुआ या तो एक्स ए बी सी एक्स या ए बी सी वाई, एक केस ये हो गया, बस यही 2 केस बनेंगे। ठीक है, तो टोटल यू हैव 8 टीम्स। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ वाई इज सेलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अगर टीम में वाई है और बी नहीं है, देखो ध्यान देना, वाई है लेकिन बी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब इसमें बी है, हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसा जिसमें वाई है लेकिन बी नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो वाई नहीं है, यहां पर वाई है बी नहीं है, तो यही वाला केस बनेगा, ये वाला ए सी एक्स वाई, क्योंकि इसमें वाई है बी नहीं है। तो टीम में कौन कौन लोग हैं, ए सी एक्स वाई, ए सी एक्स वाई, so दिस इज योर टीम, दैट इज आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, दिख रहा है ये ऑप्शन बी, ए सी एक्स वाई। क्लियर। नेक्स्ट सेज इफ बी इज सेलेक्टेड एंड वाई इज रिजेक्टेड देन टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बी, अब बी है और वाई नहीं है, देखो बी है वाई नहीं है, यहां पर बी है वाई भी है, बी है वाई भी है, यहां पर बी और वाई नहीं है। ठीक है, यानी कि या तो एक ये हो सकता है, व्हाट कुड बी दिस पॉसिबिलिटी, ए बी एक्स जेड, बी सी एक्स वाई में तो दोनों है, और यहां से भी ये नहीं, ये हो सकता है। तो इन दोनों में से जो भी आंसर हो में ऑप्शन होगा, आइदर ए बी एक्स जेड और ए बी सी एक्स। ठीक है, देख लो, ए बी सी एक्स, ए बी सी एक्स इज इन देयर इन द ऑप्शन, ए बी सी एक्स है ना। वैसे ए बी वाई जेड भी है, नहीं ए बी एक्स जेड, सॉरी ए बी एक्स जेड, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल अगर वो आंसर में दिया होता तो। इसके बाद लिखा है इफ ऑल द 3 मेल्स आर सेलेक्टेड देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 मेंबर टीम्स आर पॉसिबल। अगर तीनों मेल सेलेक्ट किए गए हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया। तीनों मेल सेलेक्ट करने पर 2 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वन इज ए बी सी एक्स एंड ए बी सी वाई, सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2। क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, और मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी नहीं मानूंगा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार आप लोगों से मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि आप में से जो भी लोग अगर प्रीलिम्स 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारा जो
सी सेट का नया बैच शुरू होगा 2026 के प्रीलिम्स के लिए 1 जून 2025 से, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीज़ें कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे, डिटेल में करेंगे, और लगभग 4 महीने के आसपास में आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जितना जल्दी सी सेट को कवर कर लें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दिसंबर तक, जनवरी तक वो सी सेट को होल्ड पे रखते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इस तरीके का पैटर्न आजकल सी सेट का हो गया है पिछले 3-4 सालों से। वो लास्ट के समय में होल्ड करने में ना, वो आपके लिए नुकसान है। वो इसलिए नुकसान है क्योंकि उस समय आपके ऊपर एक तो बाकी अपनी जीएस का भी प्रेशर होता है, रिवीजन का, है ना, सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर आप सी सेट भी पढ़ रहे होते हैं। और सी सेट कोई अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आपने कभी ढंग से या पूरी की पूरी अगर सी सेट तरीके से पढ़ी है तो सी सेट अपने आप में छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें लिए पूरा आपको डेडिकेटेड डेली का 2 से 3 घंटा चाहिए 3-4 महीने के लिए। हमारी क्लास लगभग 2 से 2.5 घंटे की होती है और 4 महीने में हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ें कवर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जून से स्टार्ट करेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर तक आपका सी सेट कंप्लीट। उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम है, और जो कोर्स की वैलिडिटी रहती है वो पूरे साल भर की रहती है जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। तो आप एन नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स वीडियोस को देखना चाहें देख सकते हैं, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। यू हैव टाइम, ठीक है। एक बार शुरुआत में आप अपने 3-4 महीने इसमें डेडिकेट कर दीजिए, क्योंकि अगस्त सितंबर तक जनरली बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई जीएस में जोर भी नहीं पकड़ती है ना। उसके बाद ही होता है सितंबर अक्टूबर के बाद कि अब टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा हसल करने लगते हैं। तो उससे पहले ही अपनी सी सेट को कंप्लीट करके साइड में रखें और अपनी उसके बाद प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बढ़िया तरीका है, इसीलिए हम लोग इतनी जल्दी ये बैच लॉन्च कर रहे हैं और इसके एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप 21 अप्रैल तक इसमें एनरोल करते हैं, यानी कि 2 दिन बाद तक का आपके पास समय है, तो आपको 1499 में ये बैच मिल जाएगा। अगर आप 11 मई तक एनरोल करते हैं तो 1749 में मिल जाएगा। अगर आप 31 मई तक एनरोल करते हैं तो 1999 में ये बैच मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, और हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी ये कोर्स लिस्टेड है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको इस कोर्स को लेकर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप 9150449990 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। तो आप इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलें, और आप अगर नहीं तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं, कोई छोटे भाई बहन हैं, उन तक आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन तो मतलब इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखते रहिए क्वेश्चन को क्या लिखा गया है, ठीक है, मतलब देखते रहिए इन द सेंस कि पढ़िए। द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म wants to select 4 persons to work on different aspect of the composition of a piece of music, ठीक है। मतलब ये म्यूजिक डायरेक्टर है, वो चाहता है कि किसी गाने का कोई कंपोजिशन बनाना है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट पर 7 लोग, मतलब उसके लिए अलग अलग उसको लोग चाहिए, ठीक है, 4 लोग चाहिए। 7 लोग अवेलेबल हैं। दे आर रोहित, तानिया, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश एंड जसवंत। ये 7 लोग अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि रोहित एंड तानिया विल नॉट वर्क टुगेदर। रोहित और तानिया जो है वो साथ काम नहीं करेंगे। कुणाल एंड शोभा ये भी साथ काम नहीं करेंगे। एंड मुकेश एंड कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर, ठीक है, ये साथ काम करना चाहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। तो देखो, रोहित, शोभा, कुणाल एंड कौशल, ठीक है। अब इसमें देखो साफ साफ कुणाल एंड शोभा आ गए। कुणाल एंड शोभा ये तो साथ काम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, यहाँ पर तानिया है, रोहित भी है। तानिया और रोहित साथ काम नहीं कर सकते, ये भी नॉट पॉसिबल है। इसके बाद तानिया, मुकेश, कुणाल, यहाँ पर मुकेश और कुणाल हैं जो साथ काम करना चाहते हैं, तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। और लास्ट है शोभा, तानिया, रोहित, फिर से वही, तानिया भी आ गई, रोहित भी आ गए, तो ये अगेन नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ से ऑप्शन देख के भी इसको कर सकते हैं। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसमें और कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर आपकी अच्छी किस्मत है तो, ठीक है, बट रेयर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ईजी है बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 आइडेंटिकल कार्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। 6 एक तरीके के बिल्कुल आइडेंटिकल कार्ड्स जो हैं
पत्ते वो एक टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, उन कार्ड्स पर एक तरफ लिखा हुआ है नंबर 1 और एक तरफ लिखा हुआ है नंबर 2, ठीक। ऑल द 6 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द नंबर 1 इज ऑन द अपर साइड। और 6 के 6 कार्ड टेबल पर इस तरीके से रखे गए हैं कि आपको ऊपर से हर कार्ड में क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 1, ठीक है। ऐसे 1 1 1 1 2 3 4 5 6 आपको ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कार्ड्स के ऊपर। अब आगे लिखा है कि इन 1 ट्राई, यानी कि एक बार में एग्जैक्टली 4 नाइदर मोर नॉर लेस कार्ड्स आर टर्न्ड अपसाइड डाउन। एक बार में केवल 4 कार्ड और एग्जैक्टली 4 कार्ड, ठीक है, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम, उन कार्ड्स को आपको अपसाइड डाउन टर्न करना है। मतलब अगर ऐसे है तो पलट देना है, लेकिन एक बार में 4 ही कार्ड को करना है और एग्जैक्टली 4 ही कार्ड करने हैं, 3 नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते, ठीक। तो इन हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन द कार्ड्स बी टर्न्ड अपसाइड डाउन सच दैट ऑल द 6 कार्ड्स शो नंबर 2 ऑन द अपर साइड। यानी कि कितने मिनिमम चांसेस आपको दिए जाएं कि आप सारे के सारे कार्ड्स को, जैसे 1 1 1 दिख रहा है, सब में 2 2 2 दिखने लग जाए, लेकिन कंडीशन वही है कि एक बार में सिर्फ 4 ही कार्ड पलट सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख के मुझे एक रील याद आई। वो आजकल ऐसी कुछ एक रील भी चलती है कि वो 3 या 4 ग्लास रखे होते हैं, ठीक है, उनको उल्टा करके रखा होता है, फिर वो कहते हैं कि इसको आप एक बार में 2 ग्लास घुमाइए, ठीक है, और उनको सीधा कर दीजिए तीनों को। आपने शायद देखी भी होगी वो इस तरीके की रील। उसी तरीके का ये कुछ क्वेश्चन है। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन से ही कुछ इंस्पायर होके वो रील बनाई हो लोगों ने, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक नज़र देखने में ये चीज़ लगेगी यार इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 6 में 1 1 1 दिख रहा है, एक बार में 4 पलटोगे, ठीक है। आपने सर लेट से पहली बार में इन 4 को पलट दिया, ठीक है, तो ये 4 में अब आपको 2 2 2 दिखने लगा, लेकिन ये जो 2 है इनमें अभी भी 1 1 दिख रहा है, ठीक। अब आप ये सोचोगे कि यार अगली बार में अगर मैं इनको वापस पलटता हूं तो ये तो 1 1 1 हो जाएंगे, और अगर मैं इन 2 को पलटता हूं 2 2, लेकिन इनके साथ फिर 2 और वापस 1 हो जाएंगे, तो फिर तो ये कंडीशन कभी खत्म ही नहीं होगी, ना। तो इसलिए आप ये सोचो कि आपको जो ये नंबर ऑफ वंस है, मतलब जिन कार्ड्स के ऊपर आपको नंबर ऑफ 1 नंबर दिख रहा है, इनको कम करना है। पहली बार में तो आप मैक्सिमम 4 ही कार्ड्स या एग्जैक्टली 4 ही कार्ड्स को फ्लिप कर सकते थे या अपसाइड डाउन टर्न कर सकते थे, तो आपने वो 4 कार्ड कर दिए। वो 4 कार्ड आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपको ये जो 2 कार्ड्स जिनमें 1 दिख रहा है, इनको कम करना है। अगर आप अगर आप सिर्फ इन 2 को टर्न करते हो अपसाइड डाउन, तो ये 2 तो इनमें तो 2 2 आ जाएगा, लेकिन जो बाकी बचे हुए 2 कार्ड हैं फिर उनमें 1 1 आ जाएगा। तो फिर ये कंडीशन तो फिर लगातार चलती रहेगी। और ऐसा देख के अगर आपको लगे तो आप कह सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी अचीव्ड, बट ऐसा नहीं है। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस में, कि आपको कोशिश करनी है कि ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी 1 दिख रहा है, यू हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज देम, कि क्या हम इसको अगले स्टेप पे 1 ला सकते हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहला जो आंसर है, मतलब मिनिमम आपसे लीस्ट पूछा है ना, हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज, और सबसे कम जो आंसर है दैट इज 3। तो आप कोशिश कीजिए या सोचिए कि क्या इसको 3 बार में ऐसा किया जा सकता है। ये फर्स्ट ट्राई है, ठीक है, ये तो ओरिजिनल पोजीशन थी जो आपको दी थी, ये ट्राई थोड़ी है, ये तो ओरिजिनल है ना कि कार्ड ऐसे रखे हुए हैं। पहला ट्राई आपने ये किया है, ठीक है। अब आप इसमें दिमाग लगाओ, 3 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो। या 3 बार में ये तब हो सकता है अगर दूसरी बार में 4 कार्ड वाइट वो हो जाए 1। सोचो, दूसरी बार में अगर 4 कार्ड 1 हो गए दूसरी बार में, तो तीसरी बार में वो चारों जो 1 हुए हैं उन चारों को मैं पलट दूंगा तो वो 2 हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी बार में 4 कार्ड अभी तो 2 ही हैं, बाकी 4 1 होंगे कैसे। आप इन चारों को कर नहीं सकते, फिर तो 6 के 6 1 हो जाएंगे। आप सिर्फ इन 2 को अगर 1 करोगे और इसके साथ, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप क्या करो, यहां से लो 1 और बाकी इनको इन 4 में से 3 कार्ड पकड़ो। लेट से ये आपने ऐसे ही रखा, इसको आपने फ्लिप किया ये 1 बन गया, इसको आपने फ्लिप किया ये 1 बन गया, इसको आपने फ्लिप किया ये 1 बन गया,
ये आपने फ्लिप किया, ये 2 बन गया और ये 1 बन गया। देखो अब हो गया काम खत्म। यस और नो, यानी कि 2 ट्राइज के बाद आपके पास ये स्थिति आ गई है कि 2 2s हैं और 4 1 है। बस अगली बार में जो ये 4 1 है इन चारों को फ्लिप कर दो, तो ये 1 का 2, ये 1 का 2, ये 1 का 2, ये 1 का, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ये 2 हो गया, बस बात खत्म। 3 ट्राई में आपने जो 1 1 1 दिख रहा था उनको 2 2 2 बना दिया, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी ना लीस्ट वाला ऑप्शन दिया हो कि लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज, तो उसमें जो आंसर में सबसे कम होता है ना, जो मतलब मिनिमम आंसर में दिया हो ऑप्शंस में, उसको अचीव करने का ट्राई करना हमेशा, कि क्या ये हो सकता है। अगर ये 3 किसी भी केस में नहीं हो सकता तो देन फिर अगला नंबर देखना कि क्या 5 में हो सकता है या 7 में हो सकता है, बट पहले हमेशा ट्राई करना जो लीस्ट दिया हो उसके लिए। क्लियर है? तो आई थिंक आपको देखने में पहले ये लग रहा होगा कि टफ क्वेश्चन है, बट अगर थोड़ा सा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा ही है, इसके क्वेश्चन टफ नहीं है, बट द थिंग इज एप्टीट्यूड, दैट्स इट। ठीक है, वाकई में अगर बात करें तो सी सेट का जो एक मीनिंग है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड को वाकई में जो प्रूफ कर रहा है या जो इसको मतलब सार्थक बना रहा है वो ये टॉपिक है। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ नहीं, जस्ट एप्टीट्यूड। चलें आगे, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। ये तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो, द नंबर ऑफ डिफरेंट रूट्स फ्रॉम एस टू टी विदाउट रिट्रेसिंग यू और वी इज। ठीक है, आपको एस से टी जाना है और वी और यू को रिट्रेस नहीं करना है, मतलब एक बार जा सकते हो, उसको उस रास्ते से बार बार नहीं जाना है। तो ये तो वही क्वेश्चन है, देखो जो पीछे अभी तक हम करते आए हैं कि एस से यू जाने के 3 तरीके, 1 2 3, यू से वी जाने के 2 तरीके, लेट से ए और बी, और यहाँ से यहाँ जाने के फिर 3 तरीके, लेट से एक्स वाई जेड। तो एस से टी जाने के कितने तरीके? 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है यूपीएससी। 3 इंटू 3 2 ज़ा 18, आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछ रहा है, ध्यान रखना। इस बार भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हुए तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी सकता है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन देखो, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ने के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू इवन यूज योर पेन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 पीपल फॉर्म अ क्लब, 12 लोगों ने एक क्लब बनाया है। बाय पिकिंग लॉट्स, वन ऑफ देम विल होस्ट अ डिनर फॉर ऑल वंस इन अ मंथ। ठीक है, पिकिंग लॉट्स मतलब वो जो होता है ना, वो क्या लकी ड्रॉ, चिट्ठी निकालने वाला, उस तरीके से चिट्ठी निकाली जाएगी, और जिसका भी नाम उस चिट्ठी में आएगा, उस चिट में आएगा, वो बाकी सबके लिए 1 महीने में एक बार डिनर ऑर्गेनाइज करेगा, डिनर होस्ट करेगा। द नंबर ऑफ डिनर्स अ पर्टिकुलर मेंबर हैज़ टू होस्ट इन 1 ईयर इज, कि एक व्यक्ति को 1 साल में कितने डिनर होस्ट करने पड़ेंगे। अब देखो अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हैं तो आपने इसका आंसर इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपने कहा 12 लोग हैं, 1 साल में कौन कितनी बार डिनर होस्ट करेगा, हर महीने एक डिनर होस्ट करना है, 1 साल मतलब 12 महीने, आपने आंसर लगा देना है कि एक व्यक्ति 1 साल में एक डिनर होस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है बाय पिकिंग लॉट्स। ठीक है, हो सकता है कि उन 12 लोगों में से मान लीजिए एक व्यक्ति मैं भी हूँ, लेट से, और ऐसा हो रहा है कि उन चिट्स में से नाम निकाला गया, पहली बार पहले मंथ में नाम निकाला गया, मेरा नाम आया, तो आई विल होस्ट द डिनर फॉर ऑल अदर्स। सेकेंड मंथ में जब बारी आई, हो सकता है कि फिर से मेरा नाम आ जाए, फिर मुझे होस्ट करनी पड़े डिनर। हो सकता है 2 महीने बाद फिर से मेरा नाम आ जाए, तो हो सकता है कि साल में मुझे 5-6 बार डिनर होस्ट करना पड़े। ठीक है, या मेरी किस्मत अगर इतनी ख़राब निकली, पता चला मुझे 12 के 12 बार मुझे ही होस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसका 12 बार में कभी भी नाम ना आए, तो उसको कभी भी डिनर होस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि लॉट्स का चक्कर है, लॉट्स मतलब वही लॉटरी का चक्कर है या चिट्स का चक्कर है, तो इसलिए आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी बार जो है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या मेंबर 1 साल में डिनर होस्ट करेगा। ठीक है, सो द आंसर इज नॉट ए बट डी। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से अगर आप करेंगे तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज जल्दबाजी में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15।
अगेन अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश। 2015 में हम लोग आ चुके हैं और 2015 तक के ही क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे, है ना। उसके 2016 से आगे के क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आ सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, एक प्रिंसिपल का पोस्ट खाली है और 2 वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट खाली हैं। इनके लिए सिलेक्शन जो है वो होना है और 6 कैंडिडेट्स जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, अमंग द 6 कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ओनली 2 आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल्स के लिए सिर्फ 2 ही एलिजिबल हैं और बाकी जितने भी हैं, बाकी मतलब प्रिंसिपल के लिए 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 के 6 लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए। तो वाइस प्रिंसिपल उन 6 में से कोई भी बन सकता है, लेकिन प्रिंसिपल 2 में से ही कोई बनेगा क्योंकि एलिजिबल सिर्फ 2 ही हैं। समझ गए बात। द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेलेक्टीज, कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। अब देखो, इसको अगर आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल है। आप इसको सोचो पहले, आपके पास 6 लोग हैं। ठीक है, यू हैव टोटल 6 पर्सन्स। उन 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी कि आपको एक प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है। वो आप इन दोनों में से एक से ही करेंगे, मतलब इन दोनों में से ही एक करेंगे। ठीक है, तो 2 में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका 2C1 और यू कैन से 2। ठीक है, 2C1 और यू कैन से 2। ठीक, सिमिलरली अब देखो, सेलेक्ट आप भले ही इन 2 में से किसी एक को करोगे, लेकिन प्रिंसिपल का पोस्ट तो एक ही है, प्रिंसिपल का पोस्ट तो एक ही है ना। तो आप भले ही 2 में से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन करोगे तो एक को ही। ये 2 के 2 तो सेलेक्ट होने ही जाएंगे प्रिंसिपल के लिए जो एलिजिबल है, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। तो बाकी एक बच गया, एक ये बच गया और बाकी 4 और बचे हैं। और ये 5 के 5 एलिजिबल हैं किसके लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए होने को 6 के 6 एलिजिबल है, बट एक तो प्रिंसिपल बन गया ना। अब जो प्रिंसिपल बन गया वो वाइस प्रिंसिपल भी थोड़ी बनेगा। तो अब आपके पास कितने लोग बचे, यू हैव ओनली 5 पर्सन लेफ्ट। और 5 में से अब आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल की कितनी पोस्ट है, 2। सो 5C2 एंड 5C2 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 3 फैक्टोरियल into 2। 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 into 1, so that is 2। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, यानी कि वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन 10 तरीके से हो सकता है, प्रिंसिपल का सिलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल यार कितने कितने 12 नहीं बोलना, क्योंकि प्रिंसिपल को भी सेलेक्ट करना है और वाइस प्रिंसिपल को भी सेलेक्ट करना है। 12 तो आंसर तब आप बता रहे हो अगर आपके मन में आया हो कि या तो प्रिंसिपल को सेलेक्ट कर लिया या वाइस प्रिंसिपल को कर लिया। अगर ये दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं, आइदर और, या तो ये, लेकिन ऐसा थोड़ी है। कहीं पर और लिखा हुआ है 1 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड 2 पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल को भी सिलेक्ट करना है और वाइस प्रिंसिपल को भी सिलेक्ट करना है। तो दोनों सेलेक्ट करने हैं, तो इसलिए ये और मतलब इंग्लिश वाला, सॉरी हिंदी वाला और एंड। सो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस पॉसिबल इज 20, बट इज 20 इन द ऑप्शन, नो। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। अभी नन ऑफ द अबव डाल के ना इन्होंने क्वेश्चन बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट बना दिया। पूछो क्यों, क्योंकि 12 आंसर में है, मतलब 12 ऑप्शन में है और नन ऑफ द अबव है। अब आपको बच्चे को लग सकता है कि यार 12 2 और 10 12 आंसर में भी है, तो उस वजह से ये डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन। अगर यहाँ पर इसकी जगह 20 वैल्यू दी होती तो क्वेश्चन ये कंपैरेटिवली ईजी था। ठीक है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जाता है। क्लियर है, चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है, A student has to opt for 2 subjects out of 5 subjects for a course, namely Commerce, Economics, Statistics, Mathematics 1 and Mathematics 2. Mathematics 2 can be offered
only if mathematics 1 is also opted. The number of different combinations of 2 subjects which can be opted is, यानी कि एक स्टूडेंट है, उसको 5 में से 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, लेकिन कंडीशन ये है, अगर 5 में से सीधे सीधे 2 सेलेक्ट करने होते तो कुछ बात ही नहीं थी, 5 से 2 कर देते, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि मैथमेटिक्स 2 आपको तभी मिलेगा जब आपने मैथमेटिक्स 1 भी लिया है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स 1 नहीं लिया हुआ है तो मैथमेटिक्स 2 नहीं मिल सकता। क्लियर है बात? चलो अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें आप बिना कोई एनसीआर एनपीआर लगाए बिना भी कैसे बड़े लॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। लेट्स से पहला जो सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया कॉमर्स, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स है पहला, उसने पहला सब्जेक्ट चूज किया, मान लीजिए कॉमर्स। दूसरा सब्जेक्ट वो क्या क्या ले सकता है, ही हैज़ 3 पॉसिबिलिटीज, वो इकोनॉमिक्स ले सकता है, स्टैट्स ले सकता है ना, और मैथ्स 1 ले सकता है। मैथ्स 2 नहीं ले सकता, मैथ्स 1 ले सकता है, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है कि मैथ्स 1 तभी मिलेगा जब मैथ्स 2 ले रहे हो, ये लिखा हुआ है कि मैथ्स 2 तभी मिलेगी जब मैथ्स 1 ले रहे हो। तो पहले वाले केस में आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं उस स्टूडेंट के लिए कि या तो वो कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स ले ले, कॉमर्स के साथ स्टैट्स ले ले, कॉमर्स के साथ मैथ्स 1 ले ले, ठीक। दूसरा कंडीशन या दूसरा केस, पहला सब्जेक्ट ही टेक इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब उसके पास यहां पर फिर से 3 ऑप्शंस अवेलेबल, आइदर ही टेक कॉमर्स और ही टेक स्टैट्स और ही टेक मैथ्स 1, ठीक है। तो यहां पर अब जो केसेस बनेंगे वो लेकिन 3 नहीं होंगे, वो 2 ही होंगे। क्यों होंगे 2? क्योंकि इकोनॉमिक और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये आ चुका है, ठीक है। ये कॉमन है तो इसको आप एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक्स को पहले करें या कॉमर्स को पहले सेलेक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स 1, 2 केस हो गए। अब तीसरा सब्जेक्ट वो स्टूडेंट इसी तरीके से क्या ले सकता है, स्टैट्स, ठीक है। फिर उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, वो इकोनॉमिक्स ले ले, कॉमर्स ले ले या फिर मैथ्स 1 ले ले, ठीक है। अब देखो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स और स्टैट्स ये तो पहले ही आ गया, स्टैट्स और कॉमर्स ये भी पहले ही आ गया। तो स्टैट्स और मैथ्स 1 यहाँ से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, ये 3 हो सकते हैं बट सिर्फ एक ही बनेगी क्योंकि बाकी 2 जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक हो गई बात यहाँ तक। और तो ये अभी तक टोटल केसेस हो गए 3 + 2 + 1, कितने हो गए, 5 और 1 6। लेकिन अभी एक केस और हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि पहला सब्जेक्ट चूज किया जाए M1 और दूसरा सब्जेक्ट चूज किया जाए M2, क्योंकि M2 पिक्चर में तभी आ सकता है जब पहला सब्जेक्ट M1 होगा, क्योंकि M1 अगर पहला सब्जेक्ट नहीं है तो M2 तो पिक्चर में आना ही नहीं है ना। तो एक केस ये भी हो सकता है, ठीक है, 1। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल हैं वो हो गए आपके 3 + 2 5 6 और 1 7। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन C, दैट इज 7, ठीक है। क्वेश्चंस आसान है, मैं फिर से कहूँगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की बजाय अगर थोड़ा सा आप अपना एप्टीट्यूड अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस विल बी इजी, ठीक है। बट कंडीशन वही है कि अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने के पीछे पड़े रहे तो फिर तो आई कांट हेल्प, ठीक है। आप लॉजिकली चलेंगे, मैंने कहीं पर कोई फॉर्मूला लगाया, आप ये तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वाई PNC इज इंक्लूडेड इन CSET, 10th तक थोड़ी आता है। बट वही है कि अब यहाँ पर कहाँ PNC लगा है, जस्ट काउंटिंग कर रहे हैं तो पूछ लिया, ठीक है। चले आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें आराम से, हिंदी इंग्लिश, अगेन आस्क्ड इन 2015। क्वेश्चन सेज देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन्स, 5 टास्क हैं, 5 पर्सन हैं। टास्क 1 जो है वो आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2 को असाइन नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी असाइंड, ठीक। टास्क 2 जो है वो पर्सन 3 या पर्सन 4 को ही असाइन कर रहा है, उनके अलावा किसी और को असाइन नहीं कर सकते। एंड एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क, हर व्यक्ति को एक टास्क असाइन करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन, कितने तरीके से असाइनमेंट हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये अच्छा है, इस पर भी अगर आप लॉजिकली चलें, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5,
ठीक है, देखो टास्क 1 जो है वो पर्सन 1 यानी कि P1 और P2 को असाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि टास्क 1 किसी और के पास जाएगा, और टास्क 2 जो है वो या तो पर्सन 3 को देना है या पर्सन 4 को देना है, और किसी को नहीं देना है। ठीक है, तो मान लो टास्क 2 जो है वो पर्सन 3 को दे दिया मैंने, लेट्स सी फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, इस मतलब इस केस में अब आप ये बताओ कि अभी आपके पास एक टास्क जो है वो आपने फिट करा है यहाँ पर, ये तो ऐसा है कि इनको नहीं देना है। ठीक है, अब P3 जो पर्सन 3 है उसको ये टास्क दे दिया। टास्क 1 किस किस को दिया जा सकता है? अब 1 और 2 को देना नहीं है, 3 यहाँ चला गया, बचा 4 और 5। यानी कि टास्क 1 जो है इट कैन ओनली बी असाइन टू 2 पर्सन्स, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर 4 और 5। ठीक है, ये इसको दे दिया, यानी कि अब ये जो टास्क 1 है वो 2 लोगों को दे सकते हैं, या तो 4 को या 5 को, पर्सन 4 को या 5 को। ये ध्यान रखना, इसमें ये नहीं लिखा है कि पर्सन 3 या 4 जो है वो सिर्फ टास्क 2 ही करेंगे। उसमें ये लिखा है कि टास्क 2 जो है वो पर्सन 3 या 4 को देना है। अब एक ही को तो एक दोगे ना, जैसे टास्क 2 मैंने पर्सन 3 को दे दिया तो 4 फिर कोई और टास्क करेगा, है ना, मतलब पर्सन 4, है ना। तो ये वाला टास्क जो है वो 1 को नहीं दे सकते, 2 को नहीं दे सकते, 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, 3 को ऑलरेडी हम टास्क दे चुके हैं। तो यहाँ पर टास्क किस किस को दिया जा सकता है? या तो 4 को या 5 को। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन देंगे तो एक ही को, देंगे तो एक ही को ना। तो एक को यहाँ टास्क दे दिया, एक को टास्क यहाँ दे दिया, बचे कितने लोग? 3 लोग। तो अब 3 के लिए आपको इसके लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 3। उन 3 में से कोई भी टास्क दे दो, मतलब इस टास्क के लिए किसी भी पर्सन को अलॉट कर दो ये वाला टास्क, फिर ये वाला टास्क भी किसी को अलॉट कर दो। अब एक यहाँ और चला गया तो बचा 2, और यहाँ फिर बचा लास्ट में एक, जो बचा हुआ टास्क है वो जो बचा हुआ पर्सन है उसको टास्क 5 अलॉट कर दो। तो ऐसे कितने तरीके हो गए, और सबको टास्क अलॉट करना है। सो इट विल बी मल्टीप्लाइड, सो 2 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12। ठीक है, बट जल्दबाजी में आंसर मत लगा देना, 12 है ना, हाँ जल्दबाजी में लगा मत देना। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ये लेट किया था कि ये P3 जो है, मतलब टास्क 2 मैंने P3 को दिया है। अगर मैं इसी का दूसरा केस लेके चलूँ कि ये वाला टास्क मैं P4 को देता हूँ, तो वो भी तो एक केस बनेगा ना। मैं उसको अगर दूसरी कलर की पेन से लिखूँ, लेट से मैंने ये वाला टास्क P4 को दे दिया, तो फिर यही सिचुएशन बन जाएगी कि एक टास्क इसको दे दिया, 1 और 2 इसको दे नहीं सकते। अब बचे पर्सन कौन कौन? 3 और 5, तो वो यहाँ आ जाएंगे अगेन 2। ठीक है, अब एक टास्क 2 को दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो एक ही को, वो एक इसको दे दिया, एक को ये दे दिया, बाकी बचे 3 टास्क, 3 लोग, फिर वही 3 2 और 1, बात खत्म। तो 3 इंटू 2 इंटू 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि या तो आप टास्क ऐसे अलॉट करोगे या ऐसे करोगे, आप दोनों तरीके से थोड़ी करोगे कि आपने टास्क ऐसे भी दे दिया या ऐसे भी दे दिया। जैसे टास्क 2 है, पहले वाले केस में मैंने टास्क 2 पर्सन 3 को दिया है, और दूसरे वाले केस में मैंने पर्सन 4 को दिया है, तो ये दोगे तो एक ही को ना। वो दोनों इवेंट्स कैसे हैं? आइदर और वाला केस है, आइदर और है ना, या तो ऐसे करोगे अरेंजमेंट या ऐसे करोगे, सो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यू विल हैव अ एडिशन। सो आंसर इज 24। ठीक है, आई नो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा आज, है ना, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा, देखो मैं भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज़बरदस्ती फॉर्मूलेज़ में और उन सब में ना उलझाऊँ, और जितना सिंपल तरीके से आई कैन ट्राई टू एक्सप्लेन उतना सिंपल तरीके से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, सो दैट कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यू कैन ऑल्सो थिंक इन दिस वे। ठीक है, मैं कोई आपको हाई फाई तरीके से कराऊँ फिर आपको ये क्वेश्चन तो हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, सुनी है, स्टूडेंट मुझसे ये बोलते हैं कि सर जब आप पढ़ाते हो, आप समझाते हो, क्वेश्चन कराते हो, तब तो हमें लगता है कि हाँ हाँ समझ में आ गया, बट जब हम खुद से हमारे सामने कोई एक फ्रेश क्वेश्चन आता है फिर हमें समझ में नहीं आता आप क्या करें। तो वो प्रॉब्लम यही है कि आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हो। आप क्वेश्चन को, जैसे मैं अभी भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप इन सेशंस को देख रहे हो तो भले ही थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हेल्पफुल वही है। आप मेरे साथ साथ इन वीडियोस को चालू रखते हुए लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, या जो मैं बताते जाऊंगा उसको जस्ट नोट डाउन करते जाओगे, इट वोंट हेल्प यू, आपकी 1% हेल्प नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपना दिमाग नहीं अप्लाई करने की कोशिश करोगे, क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद पहली बार किए हैं,
क्योंकि जब मैंने कोर्स में अभी हम लोगों ने कोर्स लिया था इस साल का, तो उसमें हम लोगों ने हालांकि PYQ सॉल्व किए थे, बट 2011 से नहीं किए थे। हमने 2019, 20, 22, 23, 24 रिसेंटली PYQ सॉल्व किए थे। बट 2011 से बहुत सारे PYQs ऐसे हैं जिनमें कभी कभी मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा कुछ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, या थोड़ा सा इधर उधर इसमें कुछ सोचना पड़ रहा है। बट ठीक है, जस्ट गिव अ टाइम, गिव अ थॉट, थोड़ा सा सोचें, अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दिमाग को अप्लाई करने की कोशिश करोगे ना, ये उतना तेज़ चलेगा। जितना इसको आप इधर उधर फालतू कामों में लगाओगे, या फिर बिना इसको मतलब वो करोगे, काम पे नहीं लगाओगे, इसको फोर्स नहीं करोगे, ये उतना वो हो जाएगा, रस्टिंग, जंग लग जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो वो नहीं होने देना है ना। थोड़ा सा अप्लाई करें, क्वेश्चन गलत ही तो होगा। ठीक है, जब मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें तो प्लीज़ करें 1-2 मिनट लेके। ठीक है, आज का सेशन वैसे ही बहुत लंबा हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और टॉपिक भी थोड़ा सा ऐसे ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल आज का। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सोसाइटी इट इज़ कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग एंड फॉर फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स व्हेन दे मीट। ठीक है, यानी कि एक सोसाइटी में ऐसा एक कस्टम है, एक ऐसी परंपरा है कि जब भी जो फ्रेंड्स हैं सेम सेक्स के, मतलब मेल और मेल मिल रहे हैं या फीमेल और फीमेल आपस में मिल रहे हैं, तो दे गिव अ हग टू ईच अदर, एक दूसरे से गले मिलते हैं। और जब अपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स मिल रहे हैं, यानी कि मेल और फीमेल फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ठीक हो गया। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेट इन अ पार्टी। अब कुछ लोग जो हैं, उन फ्रेंड्स में से कुछ लोग जो हैं वो एक पार्टी में मिलते हैं, और वहाँ पर टोटल 24 हैंडशेक्स होते हैं, 24 हैंडशेक्स होते हैं। ठीक है, तो विच वन अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इंडिकेट्स द पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स। तो पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स कितने हुए हो सकते हैं उस पार्टी में, ये आपको बताना है। अब देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक कंसेप्ट पहले तो आप ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन मैं कहूँगा कि अच्छा क्वेश्चन है ना। जनरली क्वेश्चन में ये दिया होता है कि आपको मतलब इसमें जैसे 2 कंडीशन दे दी गई कि सेम सेक्स के लोग जो हैं वो हक करते हैं, अपोजिट सेक्स के लोग जो हैं वो हैंडशेक करते हैं। बट अदरवाइज अगर कभी ये लिखा हो कि देयर आर, मतलब ऐसी कोई कंडीशन ना हो और ये दिया हो कि कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं एंड दे आर डूइंग हैंडशेक्स और इतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हैंडशेक करने के लिए, यानी कि हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन तो ये है, 2 लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हाथ मिलाएंगे कैसे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी से हाथ मिला रहा है और बी ए से हाथ मिला रहा है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना। अगर आप कहें कि ए और बी हाथ मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ए ने बी से हाथ मिलाया, बी ने ए से हाथ मिलाया, वो सेम बात हो गई। ठीक, वो एक ही काउंट होता है। और मैंने आपको बताया कि हैंडशेक के लिए 2 लोग ज़रूरी हैं। और कभी आपको अगर ये दिया जाए कि कुछ लोग पार्टी में मिले, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको जनरल बता रहा हूँ, कुछ लोग पार्टी में मिले, देयर वर टोटल 24 हैंडशेक्स, तो कितने लोग जो है वो ओवरऑल वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालने हैं ओवरऑल, और 2 लोग उन नंबर ऑफ टोटल पर्सन में से, लेट से देयर आर n नंबर ऑफ पर्सन, उनमें से कोई 2 लोग सेलेक्ट करेंगे, वो हाथ मिला लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ सिलेक्शन करना है, उनका अरेंजमेंट नहीं करना है कि ए बी से हाथ मिला रहा है या बी ए से हाथ मिला रहा है। इट इज़ ऑफ नॉट ऑफ एनी कंसर्न। ठीक है, वो एक ही मतलब है। तो आप सिंपल n में से, टोटल नंबर ऑफ n में से आप 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज NC2 एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैंडशेक्स गिवन। वहां से आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ n। वो हो जाएगा कि इतने लोग वहां पर प्रेजेंट है, इन जनरल सेंस हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन में। बट यहाँ पर क्वेश्चन जनरल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशंस जो दी हुई हैं, इस वजह से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखो, अब हैंडशेक किस किस के बीच में होगा यहाँ पर। अगर मेल और मेल मिल रहा है, वो तो हैंडशेक करेगा नहीं। ठीक है, दे विल हग ईच अदर, वो एक दूसरे को गले लगेंगे। अगर फीमेल और फीमेल मिल रही है तो वो भी एक दूसरे को हक करेंगी, दे विल ऑल्सो नॉट हैंडशेक विद ईच अदर। तो हैंडशेक करेगा कौन, एक मेल और एक फीमेल जब मिल रहे हैं, दे विल डू दी हैंडशेक। यस, पहली कंडीशन। तो लेट से यहां पर इस पार्टी में जितने लोग मिले हैं, लेट से उनमें नंबर ऑफ मेल्स, लेट से नंबर ऑफ मेल्स आर एक्स मान लीजिए। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स आर वाई। ठीक है, एक्स मेल है, वाई फीमेल है, और नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं 24।
और एक मेल और एक फीमेल, मतलब x में से आपने एक मेल सेलेक्ट करना है तो दैट मीन्स XC1 विच इज़ नथिंग बट x, और y फीमेल्स में से आपने एक फीमेल सेलेक्ट करनी है दैट इज़ YC1 इज़ नथिंग बट y। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल हैंडशेक हो गया, यानी कि x इंटू वाई दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 24। ये है बेसिक कंडीशन जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू नंबर ऑफ मेल्स विल बी इक्वल टू 24, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो रहे हैं और एक मेल और एक फीमेल जो है वो हैंडशेक करेंगे। तो यहाँ से आपका x और y की कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेट्स से एक मेल है 24 फीमेल्स हैं, तो एक मेल हर महिला के साथ जाके हाथ मिलाता है तो 24 हैंडशेक हो गए। ठीक है, दो मेल हैं 12 फीमेल हैं, ठीक है, हर मेल 12 फीमेल्स के साथ हैंड मिलाता है, तो ऐसे दो लोग कर रहे तो 24 हो गए, है ना। ऐसे ही मतलब एक्स और वाई के आपको कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका मल्टीपल 24 हो। ठीक है, 3 इंटू 8 हो सकता है, देन 4 इंटू 6 हो सकता है, इसके बाद तो फिर आगे ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो सकता है ना, 8 इंटू 3 हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स 12 इंटू 2 और 24 1। ठीक है, अब इन सबके ये तो आपको नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स मिल गए कि इतने इतने पॉसिबल हैं, या तो इतने मेल फीमेल हैं या इतने मेल फीमेल हैं। ठीक है, अब आपको इनका हक करवाना है। अब जब आप इनका आपस में हक करवाएंगे, आपस में मतलब कि दो मेल का या दो फीमेल्स का, तो पहले वाले केस में ये बेचारा जो मेल है, अगर आप ये वाली कंडीशन ले रहे हैं, अगर एक बेचारा मेल है तो वो तो हक किससे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 24 महिलाएं, इसमें से दो फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी दो 24 में से दो, वो आपस में हक कर लेंगी। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज 276। इसको आप सॉल्व करेंगे, दो मेल में से दो सेलेक्ट करने हैं, एक ही तरीका है। ठीक है, एंड 12C2, ठीक है, 12C2 यू विल गेट एज 11 इंटू 6 66 एंड 66 सॉरी ये बीच में यहाँ पर प्लस होगा, द रीज़न बीइंग कि मेल, एक मेल का हक हुआ है और एक फीमेल्स में से हक हुआ है। ठीक है, तो दोनों का ऐड होगा तो 66 + 1 67। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे 3C2, ठीक है, 3 में से दो मेल छांटे, और 8C2। ठीक, तो 3C2 इज 3, और ये आपका हो जाएगा 3 8 इंटू 7 इंटू 6 8 इंटू 28, है ना, 28, सो दिस बिकम्स 31। ठीक है, और ये वाले की अगर आप बात करें, लास्ट है क्योंकि उसके नीचे को तो फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 4C2 + 6C2, 4C2 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 212/6, so this is 6, and 6C2 is 6 into 5 into 4 factorial 15, and this is 21। so number of possible number of hugs जो वहाँ पर पॉसिबल हैं उतने लोगों के साथ, either 276 और 67 और 31 और 21। so check out कि कौन सा नंबर ऑप्शंस में गिवन है। ऑप्शन में गिवन है आपको 21, so 21 इज दी पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स जो पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था पॉसिबल नंबर ऑफ हग्स, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स कितने हैं, नंबर चेंज हो रहा है, बट आंसर में आपको एक ही मिलेगा ऑप्शन में जो है। इसके आगे इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि फिर वो 6C2 4C2 वो सब वापस रिपीट होने लग जाएगा, है ना, सेम चीज़ है वो नंबर ऑफ फीमेल्स मेल्स चेंज हो रहे हैं, बट चाहे नंबर ऑफ मेल्स 4 हो या फीमेल्स नंबर का 4 हो, 4C2 तो एक ही चीज़ देगा ना। ठीक है, और बीच में सबके प्लस आएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया क्यों, क्योंकि मेल्स का हक और फीमेल्स का हक, आपको टोटल नंबर ऑफ हक्स काउंट करने हैं। अगर दो मेल आपस में हक कर रहे हैं वो एक हक हुआ, दो फीमेल्स आपस में हक कर रही हैं वो दूसरा हक हुआ, तो एक और एक दोनों को ऐड करके आप कहोगे ना कि यहाँ पर टोटल 2 हक्स हुए हैं, है ना। क्लियर, चलें, तो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस विच वी हैड टू डिस्कस टुडे। तो सेशन आज वाकई में थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हो सकता है कि अगले आने वाले 2 दिनों में भी सेशंस थोड़ा सा ऐसा ही रहे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझाने का काम ज़्यादा है ना। तो आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प या मदद मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। अगर आपको हमारी मेहनत, आप हमारा कंटेंट, हमारा तरीका
वर्दी लग रहा है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कोशिश कंट्रीब्यूट करने की ज़रूर करें, ठीक है। और कल को हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ, है ना। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 2 दिन इसमें और लेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, उसके हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो सेशन किसी के साथ मर्ज कर लिया जाए, या 2 क्वेश्चन का मतलब है 10 मिनट का सेशन हो सकता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही कम है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछना बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटी यूपीएससी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो वो फिर भी देख लेंगे 1-2 क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। चलिए, तो ये कल का टॉपिक रहेगा। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी फीडबैक आप अगर कुछ देना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। आपके कमेंट्स ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, मेरे तक पहुँचते हैं, और मुझे उनसे समझ में आता है कि क्या आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है, कितनी आपको हेल्प हो रही है, या कुछ हमें और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि ऑलमोस्ट अब हम लोग हाफ वे इस सीरीज़ में पहुंच चुके हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना साथ, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। चलिए, कल को मिलते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।